बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। बैंकिंग की क्लास में आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 इसका नाम है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट और फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट को हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास चेक है। चैप्टर नंबर 6 है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट और टॉपिक हमारा होगा आज का चेक की डेफिनेशन, इसके एसेंशियल्स, इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही डिस्कस करेंगे हम कि चेक किस तरह डिसऑनर हो जाता है। सबसे पहले डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की। Credit instruments are those devices which are used in business for credit transactions. क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ये वो डिवाइसेस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं कारोबार में उधार की ट्रांजैक्शंस करने के लिए, लेन देन करने के लिए। जब भी हम क्रेडिट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उनके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, जो डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं, वो हमारे पास क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। It is one of the property in which is acquired by every persons who take its bona fide for value notwithstanding any defect of title in the person from whom he took it। यानी वो तमाम इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज़ किए जा रहे हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए, उन्हें हमने कहा ये कारोबार में जो यूज़ हो रहे हैं क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। या हम इसे ये भी कह सकते हैं अनेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ही बात है। मीन्स अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल, ऑर्डर और टू द बैरियर। यहाँ ये कह रहे हैं कि इन्होंने डिफाइन कर दिया कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जो है वो तीन तरह के हमारे पास होते हैं: चेक, प्रॉमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज। इसी को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चैप्टर नंबर 6 है हमारा कि चेक क्या है। सेकंड चैप्टर हमारा होगा इंशाल्लाह इसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज और उसके बाद हम प्रॉमिसरी नोट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो तीन तरह के क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट हमारे पास इस सिलेबस में शामिल हैं हमारे, जो कि चेक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट्स है। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो कारोबार में क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज होते हैं। वो डिवाइसेस जो बिजनेस में क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें हम क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब चेक की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 6 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, व्हाट इज चेक? Check is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand। कह रहे हैं कि चेक बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की तरह ही है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं कब? जब भी डिमांड की जाती है तो अमाउंट पे करना पड़ता है, बैंकर से डिमांड की जाती है। सिंपल सी बात ये कि अगर बैंक में अकाउंट होल्डर का अकाउंट होता है, अकाउंट से पैसे ड्रॉ करने के लिए चेक प्रेजेंट किया जाता है बैंकर के सामने और डिमांड की जाती है कि उनके अकाउंट से पैसे निकालकर उन्हें दे दिए जाएं। तो ये हमारे पास फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट हो गया क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, जो कि चेक है, जो कि स्पेसिफाइड बैंकर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्या किया जा रहा है? इसमें डिमांड की जा रही है पैसे की। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं डेफिनेशन को। डॉक्टर हर्ट डिफाइंस चेक इन लॉ ऑफ बैंकिंग एज an unconditional order in written drawn on a specified banker, signed by the drawer, requiring the banker to pay on demand a sum certain of money to or to the order or to a specified person or to the bearer। यहाँ ये कह रहे हैं कि चेक क्या है। इनके मुताबिक चेक अनकंडीशनल ऑर्डर है, जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती और ऑर्डर की फॉर्म में बात की जा रही होती है। स्पेसिफिक बैंकर के लिए बनता है चेक, जिस पर साइन होता है अकाउंट होल्डर का। जो शख्स पैसे निकालना चाह रहा है अपने अकाउंट से, उसका साइन होना जरूरी है। इसके साथ ही बैंकर के सामने ये चेक डिमांड के लिए प्रेजेंट किया जाता है कि सर्टेन सम ऑफ अमाउंट, सर्टेन सम ऑफ मनी जो है वो पे कर दिया जाए ऑन डिमांड, या फिर ऑर्डर, या फिर किसी मखसूस शख्स को, या फिर उसकी जगह पर किसी और को। तो ये डिफाइन किया इसके मुताबिक, डॉक्टर हर्ट के मुताबिक, चेक को कि अनकंडीशनल ऑर्डर है, रिटर्न फॉर्म में होता है, स्पेसिफिक बैंकर के लिए होता है और साइन होना जरूरी है। यहाँ चेक की कुछ इसेंशियल्स को भी डिस्क्राइब कर दिया गया है। आगे देखते हैं, वही जो बात हमने अभी डिस्कस की डेफिनेशन में, एसेंशियल्स की फॉर्म में यहाँ पर मौजूद है हमारे पास। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है राइट द एसेंशियल्स ऑफ अ चेक। चेक के एसेंशियल्स को डिफाइन कीजिए। क्या बुनियादी चीजें हैं जिनके बगैर चेक मुकम्मल नहीं होता, तो उनको हम कहते हैं एसेंशियल्स। फर्स्ट हमारे पास है These are the essentials of a check. If a check does not fulfill any of the below defined conditions, it loses its legality। मतलब लीगल वे में जो है वो इसको हम यूज नहीं कर सकते। अगर इसमें से कोई एक एसेंशियल्स भी कम होगा, एसेंशियल भी कम होगा, तो फिर क्या होगा? चेक जो है वो कंप्लीट नहीं होगा और चेक जो है वो मे बी पॉसिबल के पे ना किया जाए। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है? चेक मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर, नॉट अ रिक्वेस्ट। चेक जो है वो हमेशा ऑर्डर की फॉर्म में होना चाहिए। अकाउंट होल्डर ने बैंक के पास पैसे रखवा रखे हैं, अब वो अपना वही पैसा वापस वसूल करना चाहता है, तो जब भी चेक बनाया जाएगा ऑर्डर की फॉर्म में बनाया जाएगा।
रिक्वेस्ट की फॉर्म में नहीं होगा। अगर रिक्वेस्ट की फॉर्म में आप जो है वो पैसे अपने अकाउंट से निकलवाने की बात कर रहे हैं तो फिर वो चेक कंसीडर नहीं किया जाएगा। जरूरी है कि चेक क्या हो, ऑर्डर की फॉर्म में हो, जिसमें आप ऐसे चेक होता है लिखा हुआ होता है पे, तो मतलब आप ऑर्डर दे रहे होते हैं कि पैसे की अदायगी कर दी जाए स्पेसिफिक पर्सन को, ठीक है, तो ऑर्डर फॉर्म में होगा, रिक्वेस्ट फॉर्म में नहीं होगा। सेकंड हमारे पास है द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल। चेक जो होगा हमारे पास वो अनकंडीशनल ऑर्डर होगा। फर्स्ट तो ऑर्डर फॉर्म में होगा और सेकंड जो ऑर्डर दिया जा रहा है उसमें कोई कंडीशन नहीं होगी, अनकंडीशनल होगा। देन फिर द चेक मस्ट बी रिटन फॉर्म में होगा। ऑरल फॉर्म में कोई भी बैंक जो है वो इस चेक को कबूल नहीं करेगा। कोई पर्सन किसी बैंक में जाकर जो है वो ऑरल फॉर्म में डिमांड करता है अपने अकाउंट से पैसे निकलवाने की, तो फिर बैंक जो है वो उसको पे नहीं करेगा अमाउंट। जरूरी है कि चेक जो है वो रिटर्न फॉर्म में लेकर जाया जाए और अपने अकाउंट से पैसे जो है वो ड्रॉ किए जाएं। तो यहाँ 3 कंडीशंस पढ़ ली हमने। ऑर्डर फॉर्म में होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, रिटर्न फॉर्म में होगा तो बैंक एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज ओरल ऑर्डर बैंक एक्सेप्ट नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास है द अमाउंट डिमांडेड मस्ट बी सर्टेन अमाउंट इन मनी नॉट इन काइंड। जरूरी है जो अमाउंट आप डिमांड कर रहे हैं वो पैसे की फॉर्म में हो, पैसे की जो है वो बात की जा रही हो, पैसे आपने रखवाए हैं अकाउंट में वही आप ड्रॉ करवाने की बात कर रहे हो, नॉट इन काइंड की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इसेंशियल मजीद यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। द पेमेंट मस्ट बी मेड ऑन अ सर्टेन पर्सन बियरर और इटसेल्फ। कह रहे हैं जो पैसे की अदायगी होगी, जो चेक पे किया जाएगा वह तो किसी मखसूस शख्स को पे किया जाएगा, सर्टेन पर्सन, या फिर उसकी जगह पर किसी और शख्स को, या फिर इटसेल्फ, और खुद उसे भी पे किया जा सकता है जो कि अकाउंट होल्डर है। तो ये चेक की पेमेंट के लिहाज से इसेंशियल हो गया। पेमेंट सर्टेन पर्सन को होगी, बेरर को होगी, या फिर इसकी जगह पर खुद भी वसूल कर सकता है। द चेक मस्ट बी पेबल ऑन डिमांड। जरूरी है कि जब भी डिमांड की जाएगी चेक पे हो जाए बैंक की तरफ से। बैंक लाजमी तौर पर जब भी अकाउंट होल्डर डिमांड कर रहा है अपने पैसे की तो बैंक जो है वो जरूरी होता है बैंक अमाउंट पे कर दे उस चेक का। देन फिर नेक्स्ट हमारे पास है इस मस्ट बी ड्रॉन ऑन अ बैंकर। जरूरी है चेक बनाया गया हो किसी स्पेसिफिक बैंक के लिए, किसी बैंकर के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बैंक में अकाउंट ओपन होता है और वहीं से हम जो है पैसे निकलवा रहे होते हैं, तो जरूरी है चेक बनाया जाए किसके लिए, बैंकर के लिए। देन फिर नेक्स्ट हमारे पास इट मस्ट बी साइंड बाय द अकाउंट होल्डर। जरूरी है चेक पर साइन होना किसका, अकाउंट होल्डर का। अकाउंट होल्डर कौन है, वो शख्स जिसने बैंक में अकाउंट ओपन करवा के पैसे को सेव किया हुआ है, पैसे को डिपोजिट करवा रखा है। अब वो अपना डिपोजिट किया हुआ अमाउंट बैंक से डिमांड कर रहा है तो जरूरी है उस अकाउंट होल्डर का साइन होना चेक पर, ठीक है। चेक पर साइन नहीं होगा, एसेंशियल फुलफिल नहीं होगा और चेक जो है वो कंप्लीट कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये एसेंशियल्स है कुछ चेक के। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ चेक। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है एसेंशियल सिंपल सी सेंटेंस की फॉर्म में 7 से 8 सेंटेंस को हमने अभी डिस्कस किया। 5 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है एसेंशियल, जो कि डेफिनेशन में भी हम डिस्कस कर चुके थे। डॉक्टर हार्ट की डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया, उन्होंने एसेंशियल से ही जो है वो कंप्लीट डेफिनेशन चेक की डिस्क्राइब की थी हमें। अब हम टाइप्स ऑफ चेक्स की बात कर लेते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं चेक हमारे पास। काइंड्स ऑफ चेक हैव द फॉलोइंग काइंड्स। प्राइमरी काइंड्स में जो है वो बेरर चेक है हमारे पास, ऑर्डर चेक है और क्रॉस चेक है। इसके साथ हमारे पास सेकेंडरी काइंड्स भी होती है जिसमें कैशियर चेक है हमारे पास, कंफर्म चेक, ओपन चेक और बैंक ड्राफ्ट। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है सवाल, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो फिर इसको डिटेल में हमें एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी काइंड्स में क्या डिफाइन किया जा रहा है अबाउट चेक, और सेकेंडरी काइंड्स में चेक के हवाले से क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है। पहले हम प्राइमरी काइंड को डिस्कस करते हैं। प्राइमरी काइंड में पहली काइंड हमारे पास आ रही है बेरर चेक। बेरर चेक क्या होते हैं, दिस इज द चेक व्हिच इज पोजेस्ड और ओन्ड बाय द बेरर। यानी वो चेक जिस पर किसी शख्स का नाम नहीं लिखा हुआ, जिसके पास ये चेक होगा उसी को अमाउंट पे किया जाएगा। तो वो चेक जिस पर नाम नहीं है और जो कि ऑन कर रहा है बेरर, और जिसके पास ये चेक है उसी को चेक का अमाउंट पे किया जा रहा है, तो ऐसे चेक बेरर चेक कहलाते हैं। सेकंड हमारे पास है ऑर्डर चेक, जिसको रजिस्टर्ड चेक भी कहा जाता है। व्हेन द चेक बियर्स द नेम ऑफ द रिसीवर ऑफ कैश, यानी जिस पर नाम मेंशन हो कि किस शख्स को जो है वो अमाउंट पे किया जाएगा और कौन रिसीवर है इस चेक का जिसको अमाउंट पे किया जा रहा है, तो ऐसा चेक ऑर्डर चेक कहलाता है। इसमें अकाउंट होल्डर ऑर्डर दे रहा होता है कि पैसे की अदायगी इस शख्स को की जाएगी जिसका नाम चेक पर लिखा हुआ है। तो यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर चेक पर नाम लिखा हुआ है किसी शख्स का जो कि रिसीवर ऑफ द चेक है या रिसीवर ऑफ कैश है, तो उसको हमने कहा ऑर्डर चेक। और अगर किसी चेक पर नाम नहीं लिखा हुआ, इसके पास होगा वही जो है वो ऑनर कंसीडर किया जाएगा, उसी को अमाउंट पे करेंगे, तो उसको हम बेरर चेक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्रॉस चेक क्या होता है। क्रॉस चेक वो चेक होता है जो कि
बैंकर काउंटर पर पे नहीं करता, बल्कि जरूरी होता है कि इस चेक के लिए आप क्या करें, अकाउंट ओपन करवाएं, क्योंकि ये चेक का अमाउंट अकाउंट से अकाउंट में कन्वर्ट होता है, अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा होता है। यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, इट इज द चेक, ये वो चेक होते हैं डेट कैन नॉट बी कैश्ड एट द काउंटर ऑफ द बैंक, जो कि बैंक के काउंटर पर जिनकी अदायगी नहीं होती। जरूरी होता है कि बैंक में अकाउंट ओपन करवाया जाए और फिर जिस शख्स ने चेक बनाया है उसके अकाउंट से जिस शख्स को पैसे पे करने हैं उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ऐसे चेक जो कि अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, बैंक के काउंटर पर पेमेंट नहीं की जाती, ऐसे चेक क्रॉस चेक कहलाते हैं। इसको मजीद डिस्कस करेंगे, ये शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आता है व्हाट इज क्रॉस चेक और इसकी कितनी टाइप्स होती है, इसको मजीद डिस्कस करेंगे आगे। तो ये हमारे पास हो गई प्राइमरी काइंड चेक की, के चेक पर नाम मेंशन है जो रिसीवर का, तो ऑर्डर चेक। चेक अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा तो क्रॉस चेक, और चेक अगर नाम मेंशन नहीं है, जो ऑन करेगा वही जो है वो रिसीवर होगा या अमाउंट का हकदार होगा, तो उसको हम बेरर चेक कहते हैं। सेकेंडरी काइंड्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहली काइंड हमारे पास सेकेंडरी आ गई, कैशियर चेक। It is a check in which a bank orders the other bank to pay a certain sum of money to a third person. ये वो चेक होते हैं जिसमें एक बैंक ऑर्डर कर रहा होता है दूसरे बैंक को कि certain sum of money थर्ड पर्सन को पे कर दिया जाए। तो ऐसे चेक जो कि इस्तेमाल हो रहे हैं एक बैंक की तरफ से ऑर्डर देने के लिए दूसरे बैंक को सर्टेन सम ऑफ मनी थर्ड पर्सन को पे करने के लिए, उन चेक को हमने कहा ये कैशियर चेक कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंफर्म चेक। When a check is confirmed by the bank, it is known as confirmed check. अब ये वो चेक होते हैं जो कि बैंक की तरफ से कंफर्म्ड हो चुके होते हैं, इसलिए इनका नाम भी हमने कंफर्म चेक जो है वो डिस्कस किया है। ये कंफर्म्ड होते हैं बैंक की तरफ से, इन्हें कंफर्म चेक कहा जाता है। सेकेंडरी काइंड से मजीद डिस्कस कर लेते हैं। ओपन चेक क्या होता है? व्हेन द क्रॉसिंग ऑफ अ क्रॉस चेक इज कैंसल्ड इट बिकम्स एन ओपन चेक। अभी मैंने आपसे कहा था क्रॉस चेक वो चेक होते हैं जो कि अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। क्रॉस चेक के लिए अकाउंट का होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर क्रॉस चेक को मैं कैंसिल कर दूं, क्रॉस चेक पर जो लाइंस ड्रॉ थी, जो कि निशानी थी कि क्रॉस चेक है, अगर उसे क्रॉस चेक को कैंसिल कर दिया जाए, उसकी क्रॉसिंग को कैंसिल कर दिया जाए, तो अब वही क्रॉस चेक ओपन चेक बन जाता है और वो बैंक के काउंटर पर पे किया जा सकता है। अब उसके लिए अकाउंट ओपन करवाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल ये कि वो चेक जो कि अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर करवाने की हमें जरूरत नहीं है और क्रॉसिंग जो की हुई होती है क्रॉस चेक के ऊपर, अगर उसको कैंसिल कर दिया जाए तो वही क्रॉस चेक ओपन चेक बन जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं बैंक ड्राफ्ट क्या होता है। इट इज एन ऑर्डर और अ क्रॉस चेक इशूड बाय वन बैंक इन वन कंट्री और सिटी टू द बैंक इन अदर कंट्री और सिटी इन फेवर ऑफ अ थर्ड पार्टी। बैंक ड्राफ्ट बेसिकली ऑर्डर होता है या फिर एक क्रॉस चेक भी हो सकता है जो कि इशू किया जाता है एक बैंक में, जो कि एक मुल्क में या फिर एक शहर में है, दूसरे बैंक के लिए, और वो बैंक क्या है, दूसरी कंट्री में है या फिर दूसरी सिटी में है, और फेवर दिया जा रहा होता है किसको, थर्ड पार्टी को, थर्ड पर्सन को। तो ऐसे चेक हमारे पास बैंक ड्राफ्ट कहलाते हैं। ऑर्डर फॉर्म में होते हैं इसलिए चेक कहा क्योंकि चेक ऑर्डर फॉर्म में ही होता है। क्रॉस चेक या फिर इशू किया गया एक बैंक में, जो कि एक बैंक की तरफ से दूसरे बैंक को, एक बैंक एक कंट्री या फिर सिटी में है और दूसरा बैंक दूसरी कंट्री या फिर सिटी में है, और किसके फेवर में है, ये थर्ड पार्टी के फेवर में है। तो ऐसे चेक हमारे पास बैंक ड्राफ्ट कहलाते हैं। ये तो हमने डिस्कस कर लिया काइंड्स ऑफ चेक को, प्राइमरी काइंड्स और सेकेंडरी काइंड्स को डिस्कस कर लिया। अब जरा पार्टीज के हवाले से बात कर लेते हैं। कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं चेक में, कौन चेक बना रहा होता है, किसको चेक पे किया जाता है, पेई कौन होता है, ड्रॉअर कौन होता है, ड्रॉई किसे कहते हैं, इसे जरा डिस्कस करते हैं। यहाँ से एमसीक्यूज भी बनते हैं। फर्स्ट हमने देखा देयर आर 3 पार्टीज टू अ चेक। चेक के लिए 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट हमारे पास है ड्रॉअर। इट इज अ पर्सन हु इशू द चेक बाय साइनिंग इट। ये वो पर्सन है जो कि चेक इशू करता है, इस पर साइन होते हैं इस पर्सन के। ही मस्ट बी एन अकाउंट होल्डर, ये अकाउंट होल्डर होता है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड मेकर ऑफ चेक, ये चेक को बनाने वाला भी होता है, इसलिए इसको मेकर ऑफ चेक भी कहा जाता है। तो ये फर्स्ट एमसीक्यूज यहां से बन सकता है हमारा कि चेक क्या है, चेक को बनाने, ड्रॉवर कौन है, चेक वो पर्सन जो चेक को बना रहा है, जिस पर चेक पर जिसके साइन हैं, और जो कि अकाउंट होल्डर है, जो अपना पैसा अकाउंट से निकलवाना चाह रहा है, जो कि मेकर ऑफ चेक है, उसको हमने कहा ये ड्रॉवर है, जिसको अकाउंट होल्डर भी कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉई। इट इज अ पर्सन, ये वो पर्सन है इन हुज नेम द चेक इज ड्रॉन, जिसके नाम पर चेक ड्रॉ किया गया। इन केस ऑफ अ चेक इट इज ऑलवेज द बैंक हु इज ड्रॉवर। ठीक है,
तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये चेक की सूरत में अगर हम बात करें कि चेक के लिए ड्रॉई कौन होता है, तो ये हमेशा बैंक होता है जिसके लिए चेक बनाया जा रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पेई। पेई कौन है? द पेई इज द पर्सन नेम्ड इन द चेक टू हुम द ऑर्डर टू पेमेंट ही गेट्स द अमाउंट मेंशन इन द चेक। ये वो पर्सन होता है जो कि एक्चुअल बैंक चेक का अमाउंट बैंक से रिसीव कर रहा होता है। तो ये तीन पार्टीज हमारे पास हो गई। चेक को बनाने वाला ड्रॉअर कहला रहा है, जिसके नाम चेक बनाया गया इज दिस अ पर्सन हुज नेम द चेक इज ड्रॉन, वो ड्रॉई कहला रहा है जो कि बैंक होता है हमारे पास, और जिस शख्स को एक्चुअल चेक का अमाउंट रिसीव हो रहा है वो शख्स हमारे पास पेई कहला रहा है। तो ये तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं चेक में। नेक्स्ट देखते हैं हम क्रॉस चेक क्या है। व्हेन टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस आर ड्रॉन अक्रॉस द चेक इट बिकम्स क्रॉस चेक। क्रॉस चेक मैंने कहा था वो चेक होते हैं जो कि अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। अगर किसी चेक पर टू पैरेलल लाइन ट्रांसफर्स लाइंस ड्रॉ कर दी जाएं तो फिर वो चेक हमारे पास क्रॉस चेक बन जाता है। क्रॉस चेक इज द चेक दैट कैन नॉट बी कैश एट द काउंटर ऑफ द बैंक। ये वो चेक होते हैं जो कि काउंटर पर बैंक के कैश में कन्वर्ट नहीं होते। इट मस्ट बी डिपोजिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ द ड्रॉई। जरूरी होता है कि ये जो है वो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए जाएं। इट इज नॉन एज क्रॉस चेक बिकॉज टू पैरेलल लाइन्स आर ड्रॉन अक्रॉस इट। क्योंकि इसको क्रॉस चेक इसलिए कहा जाता है, इसकी हेड पर यानी स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है चेक का, वहां पर टू क्रॉस लाइंस जो है वो पैरेलल फॉर्म में बनी हुई होती हैं, बना दी जाती हैं, इसलिए इसको हम क्रॉस चेक कहते हैं। ये निशानी होती है टू पैरेलल लाइन इस बात की कि ये चेक क्रॉस चेक है और ये काउंटर पर कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है आपको अकाउंट ओपन करवाना। तो ये तो हमने क्रॉस चेक की डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया कि क्या है। अब इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि क्रॉस चेक क्या है और इसकी कितनी काइंड्स होती हैं। क्रॉस चेक की काइंड में पहली क्रॉसिंग आती है जर्नल क्रॉसिंग। ये वो क्रॉसिंग होती है जहां पर हम सिंपल टू लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं और कोई स्पेसिफिक कंडीशंस नहीं होती। लाइक यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है, when two parallel lines are drawn across the check इट बिकम्स अ क्रॉस चेक। सिंपल चेक पर अगर टू पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी जाएं तो वो क्रॉस चेक बन जाता है। किस तरह से? विद जर्नल क्रॉसिंग। ये क्रॉसिंग हमारी जर्नल क्रॉसिंग कहलाती है। दिस क्रॉसिंग में भी ब्लैंक, या तो ये क्रॉसिंग ब्लैंक भी हो सकती है और मे कैरी वर्ड बिटवीन इट एज, या तो इसमें वर्ड भी हो सकते हैं। जैसे पहली क्रॉसिंग अगर चेक पर इस तरह टू लाइंस ड्रॉ कर दी तो ये चेक जर्नल क्रॉसिंग का चेक कहलाएगा, मतलब जर्नल क्रॉस कर दिया गया। ठीक है, या फिर लिख दें एंड को, या फिर जो है वो नॉट निगोशिएबल, या फिर अकाउंट्स पेई ऑनली। इस तरह के वर्ड भी हम यूज करते हैं टू पैरेलल लाइंस के दरमियान में। तो ये हमारे पास जनरल क्रॉसिंग कहलाती है। जनरल क्रॉसिंग में बी यूज फॉर टू डिफरेंट रीजंस। एंड को का मतलब यहां पर क्या है? द वर्ड एंड को इन क्रॉसिंग डज नॉट हैव एनी लीगल सिग्निफिकेंस। दिस टाइप ऑफ चेक कैन बी डिपोजिट इन द बैंक अकाउंट ऑफ एनी पर्सन विथ एनी बैंक। यानी किसी भी कोई भी पर्सन अपने अकाउंट में इस चेक को डिपोजिट करवा सकता है और किसी भी बैंक में। दिस टाइप ऑफ चेक कैन बी डिपोजिट इन द बैंक अकाउंट ऑफ एनी पर्सन विथ एनी बैंक। ठीक है, देन फिर यहाँ पर नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग का क्या मतलब है? अ चेक crossed not negotiable loses its negotiability and ceases to be negotiable instrument. The crossing however does not prevent the holder from transferring the check to another party. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नॉट निगोशिएबल का मतलब ये नहीं है कि आप अपने राइट किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ट्रांसफर कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर क्रॉसिंग में आप नॉट निगोशिएबल का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। देन फिर इसके अलावा यहाँ पर अकाउंट पेई, ये भी जो है वो क्रॉसिंग के दरमियान में यूज किया जाता है, टू लाइन के दरमियान में। इसका मतलब क्या है? इफ अ चेक इज क्रॉस्ड, अकाउंट पेई क्रॉस किया गया और दरमियान में अकाउंट पेई लिख दिया गया, इट ceases टू बी negotiable instrument and the bank is bound to credit the person's name in the check। और यहाँ पर बैंक बाउंड होता है कि जो पर्सन का नेम मेंशन है उसको बाउंड टू क्रेडिट द पर्सन नेम इन दी चेक। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल क्रॉसिंग हो गई। जनरल क्रॉसिंग क्या है? सिंपल चेक पर टू पैरेलल लाइंस को ड्रॉ कर देना, या तो सिंगल इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर एंड को, अकाउंट पेई और नॉट निगोशिएबल के वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम स्पेशल क्रॉसिंग की। स्पेशल क्रॉसिंग नाम से ही जाहिर है खास किस्म की क्रॉसिंग होती है। If two parallel lines are drawn across the check with the name of bank, अगर two parallel lines ड्रॉ की गई और ड्रॉ की हुई लाइन के दरमियान में बैंक का नाम मेंशन कर दिया गया, the lines are called special crossing। तो अब ये क्रॉसिंग हमारे पास स्पेशल क्रॉसिंग बन जाती है। In this type of crossing, the name of a particular bank या branch is recorded between the
parallel lines either with or without the word not negotiable. It offer additional security in the transfer of money. Now the use of special crossing is no longer in use. कह रहे हैं अगर बैंक का नाम मेंशन है, बैंक की ब्रांच का नाम मेंशन है, तो अब जरूरी है कि उसी बैंक की उसी ब्रांच में ये चेक जो है वो डिपॉजिट करवाया जाए, ठीक है। लेकिन अब कह रहे हैं लास्ट में कि ये स्पेशल क्रॉसिंग जो है वो नो लॉन्गर इन यूज, इस्तेमाल में नहीं है, इतना प्रैक्टिकल लाइफ में देखने में नहीं आती, बल्कि जर्नल क्रॉसिंग जो है वो हम प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा देखते हैं। सिंपल सी बात ये कि स्पेशल क्रॉसिंग में स्पेसिफिक बैंक का नाम या उसकी पर्टिकुलर बैंक का नाम या फिर उसकी ब्रांच का नाम जो है वो रिकॉर्ड कर दिया जाता है कि इस बैंक से इस बैंक में ट्रांसफर हो रहा है अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम मजीद स्पेशल क्रॉसिंग की एग्जांपल को। द चेक ऑफ हबीब बैंक लिमिटेड कैन बी डिपॉजिट इन एनी ऑफ इट्स ब्रांच will the MCB सदर ब्रांच चेक कैन ओनली बी डिपॉजिट इन दी सदर ब्रांच। ऐसे यहां पर उन्होंने लिख दिया, अगर मैं लिखूं हबीब बैंक लिमिटेड, तो हबीब बैंक लिमिटेड का मतलब ये है कि किसी भी ब्रांच में ये जाकर डिपॉजिट हो सकता है। लेकिन अगर हमने मेंशन कर दिया कि एमसीबी की ब्रांच होनी चाहिए, सदर में होनी चाहिए और जो है वो कराची में होनी चाहिए, इस तरह अगर हमने और मजीद आगे एक्सप्लेन कर दिया इस चीज़ को, तो अब जरूरी है कि उसी बैंक की उसी ब्रांच में जाकर ये चेक जो है वो डिपॉजिट होगा। तो ये हमारे पास स्पेशल क्रॉसिंग कहलाती है, जहां पर हम बैंक और उसकी ब्रांच को जो है वो स्पेसिफाई कर लेते हैं, पर्टिकुलर बैंक या फिर उसकी ब्रांच को हम जो है वो डिसाइड कर लेते हैं और डिस्क्राइब कर लेते हैं क्रॉसिंग में, ठीक है। तो ये बात हो गई क्रॉसिंग की। देन फिर हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि हमारा चेक कब डिसऑनर हो जाता है, रीजंस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक। द चेक इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, चेक हमारे पास अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, इन रिटर्न फॉर्म में होता है और बनता है, ड्रॉ होता है किसके लिए, बैंकर के लिए, स्पेसिफिक बैंक के लिए, ताकि हम वहां से अपना डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट अकाउंट होल्डर निकाल सके। थ्रो चेक, चेक के जरिए द अकाउंट होल्डर ड्रॉ इस मनी हेल्ड इन ट्रस्ट विद द बैंक, जो अकाउंट होल्डर ने अपना पैसा बैंक में ट्रस्ट करके रखवाया हुआ होता है, चेक के जरिए उस पैसे को वो निकाल रहे होते हैं। हाउएवर द बैंक इज अथॉराइज्ड to refuse the payment against the check on the following reasons। बाज दफा ऐसा भी होता है कि बैंक को अथॉरिटी हासिल होती है, बैंक अथॉराइज्ड वे में क्या करता है, चेक को रिफ्यूज कर देता है और चेक की पेमेंट से इनकार कर देता है। बैंक का चेक को रिफ्यूज करना और चेक की मेंशन अमाउंट की पेमेंट से रिफ्यूज करना और पेमेंट ना करना डिसऑनर ऑफ चेक कहलाता है। अब बैंक कब कब रिफ्यूज करता है चेक को, कब कब इनकार करता है चेक पे जो अमाउंट मेंशन है उसकी पेमेंट से, उसको हम डिस्कस करते हैं रीजंस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक में। पहला हमारे पास है इनसफिशिएंट अमाउंट। If the credit balance in the drawer's bank account is found insufficient, the check drawn by him is dishonored by bank except when it is allowed the facility of overdraft। कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर अकाउंट होल्डर के अकाउंट में पैसे कम हैं, इनसफिशिएंट बोलते हैं कम को, और चेक ज्यादा अमाउंट का बना हुआ है, तब भी बैंक को ये अथॉरिटी हासिल होती है कि वो चेक को रिफ्यूज कर दे। यानी बैंक में 1 लाख रुपया है और चेक जो है वो 2 लाख रुपए का बना हुआ है, तो अब ये इनसफिशिएंट अमाउंट है आपके अकाउंट में, इसलिए ये अमाउंट जो है वो पे किया नहीं जा सकता और बैंक आपके चेक को रिफ्यूज कर रहा है, डिसऑनर कर रहा है। सेकेंड हमारे पास है डिफरेंस इन सिग्नेचर। जब अकाउंट ओपन किया जाता है बैंक में तो वहां पर आपका स्पेसिमेन, साइन का स्पेसिमेन जो है वो रखा जाता है, सिग्नेचर करवा के वहां पर रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा होता है, वही सिग्नेचर आपके चेक पर होना जरूरी है। अगर बैंक के पास साइन हुआ हुआ जो आपने साइन रिकॉर्ड करवाया है वो चेक पर साइन जो हुआ हुआ है उससे डिफरेंस है, तो फिर भी चेक जो है वो डिसऑनर कर दिया जाता है बैंक की तरफ से। बैंक इनकार कर देता है चेक को पेमेंट करने से, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पर साइन में डिफरेंस आ गया, जो बैंक के पास साइन है और जो चेक पर साइन किया गया है दोनों में डिफरेंस पाया जा रहा है। डिफरेंस इन अमाउंट की बात हो रही है यहाँ पर। इफ द अमाउंट ऑफ चेक इन वर्ड एंड फिगर नॉट एग्री द चेक इज डिसऑनर। बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि चेक पर 2 तरह से अमाउंट लिखी जाती है, एक तो वर्डिंग फॉर्म में होती है और एक जो है वो फिगर फॉर्म में होती है। तो अगर दोनों में डिफरेंस है, यानी आपने नंबर्स की फॉर्म में कुछ और अमाउंट लिखा हुआ है और वर्डिंग की फॉर्म में कुछ और अमाउंट लिखा हुआ है, तो अब बैंक को क्लैरिफाई नहीं हो पाता कि एक्चुअल कितना अमाउंट ड्रॉ करना चाहता है अकाउंट होल्डर। इसलिए बैंक क्या करता है, उस चेक को जो कि अमाउंट डिफरेंस बता रहा है वर्ड और फिगर का, उसमें हम जो है वो बैंक उस चेक को डिसऑनर कर देता है डिफरेंस ऑफ अमाउंट की वजह से। तो ये 3 रीजंस पढ़ लिए हमने कि अगर अकाउंट होल्डर के पास पैसे नहीं है, अगर अकाउंट होल्डर के साइन में फर्क है, और अगर अकाउंट होल्डर ने वर्ड और फिगर की फॉर्म में अमाउंट को सही नहीं लिखा, तो बैंक को अथॉरिटी हासिल होती है कि वो चेक को डिसऑनर कर दे। मजीद देखते हैं आगे।
पेमेंट स्टॉप्स बाय ड्रॉवर। बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि अकाउंट होल्डर खुद ही इनकार कर देता है, और काउंटर मेड भी कहलाता है ये, कि जो है वो अकाउंट होल्डर जिसने चेक को बनाया है उसने कहा कि अगर ये चेक पेमेंट के लिए आए तो इसकी अदायगी नहीं करेगा बैंक। ऐसा क्यों होता है? बाज़ दफा चेक बनाने के बाद मिस हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, कहीं गिर गया, किसी ने चोरी कर लिया, तो अब बैंक के पास जो है वो अकाउंट होल्डर मेंशन करवाता है कि भाई ये इस तरह का चेक है, चेक का नंबर ये है, और अगर ये पे होने के लिए आए तो आप इसको डिसऑनर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो है वो गुम हो चुका है, मिस हो चुका है, या फिर चोरी हो चुका है। तो इसे हम कहते हैं कि डिसऑनर कर दिया गया चेक बैंक की तरफ से। क्यों? क्योंकि अकाउंट होल्डर ने, ड्रॉवर ने कहा था कि इस चेक को जो है वो पेमेंट नहीं की जाएगी। ड्रॉवर ने खुद स्टॉप करवाई थी चेक की पेमेंट, ठीक है। अमाउंट नॉट क्लियर, अमाउंट नॉट क्लियर का मतलब यहाँ पर वही है कि आपने रिटर्न फॉर्म में जो अमाउंट लिखा है, वर्ड्स फॉर्म में जो अमाउंट लिखा है वो क्लैरिफाई नहीं हो पाता बैंकर को, बैंक को, इसलिए चेक आपका डिसऑनर हो जाता है। मटेरियल अल्टरनेशन, इसका मतलब क्या है? इफ कटिंग और अल्टरनेशन हैज डन ऑन दी चेक, चेक पर बार बार एक दफा अमाउंट लिखकर जो है वो कट किया गया, और फिर दोबारा अमाउंट लिखा, फिर जो है वो बार बार जो है वो अल्टरनेशन की गई हो, कटिंग की गई हो, और चेक जो है वो क्लैरिफाई नहीं हो रहा हो, नीट एंड क्लीन ना हो, साफ ना हो, बल्कि उस पर बार बार जो है वो ओवर राइटिंग की गई हो, तो ऐसा चेक भी जो है वो बैंक की तरफ से डिसऑनर कर दिया जाता है, रिफ्यूज कर देता है बैंक चेक की अदायगी से। इसके बाद देखते हैं पोस्ट डेटेड चेक। ये एमसीक्यूज में भी आता है कि पोस्ट डेटेड चेक क्या होते हैं। चेक bears a future debt, then it cannot be cashed till the debt arrives, so such check is temporary dishonor। अगर चेक पर फ्यूचर की डेट मेंशन है और अब आप फ्यूचर डेट से पहले चेक को लेकर बैंकर के पास पहुंच जाते हैं, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये चेक टेम्पररी तौर पर, आर्जी तौर पर डिसऑनर कर दिया जाता है। जब आपकी फ्यूचर डेट अराइव होती है तो ये चेक जो है वो क्लैरिफाई हो जाता है बैंक की तरफ से। तो पोस्ट डेटेड चेक क्या है? डेट बैंक में डेट जो है वो चेक पे फ्यूचर की लिखी हुई थी और फ्यूचर डेट से पहले आप लेकर पहुंच जाएं अगर बैंकर के पास, तो चेक डिसऑनर हो जाएगा। स्टेल चेक का मतलब क्या होता है? इफ अ चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आफ्टर द एक्सपायर ऑफ stipulated period, a check can be cashed within 6 months of its drawing. A check having date later than 6 months is dishonor। एक बार चेक ड्रॉ करने के बाद, बनाने के बाद 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसकी अदायगी होना जरूरी होती है। अगर वो 6 मंथ्स गुजर चुके हैं और उसके एक्सपायर होने के बाद आप उस चेक को बैंकर के पास लेकर पहुंचते हैं कैश में कन्वर्ट करवाने के लिए, तो अब वो चेक आपका स्टेल चेक कहलाएगा। मतलब जिस डेट पर वो चेक बनाया गया था वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो चुका है, इसलिए बैंक डिसऑनर कर देगा आपके चेक को। तो ये दो कंडीशंस हो गई हमारे पास। पोस्ट डेटेड चेक मतलब टाइम आने से पहले बैंक के पास चेक लेकर पहुंच जाना, और स्टेल चेक मतलब कि एक्चुअल टाइम अराइव हो चुका था, वो गुजर चुका, एक्सपायर हो चुका, उसके 6 मंथ्स बाद जो है वो आप गए हैं कैश में कन्वर्ट करवाने, तो दोनों ही सूरत हाल में बैंक ने क्या किया? आपको डिसऑनर करार दे दिया, आपके चेक को डिसऑनर कर दिया। टर्न चेक क्या होता है? अगर आप चेक को जो है वो फोल्ड करके रख लें, या फिर उसकी जो है वो मल्टीलेटेड मतलब लेयर्स बन गई हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फोल्ड कर दिया, उसको मोड़ के रख दिया है, तो ऐसा चेक भी बैंक की तरफ से रिफ्यूज कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इनकम्प्लीट इन डिटेल। चेक पर मजीद डिटेल चाहिए होती है, किसको पे करना है, कितना अमाउंट पे करना है, डेट क्या है, साइंस होते हैं, तो ये तमाम इसेंशियल्स कंप्लीट होंगे तो चेक आपका जो है वो बैंक पे करेगा। अदरवाइज इनकम्प्लीट डिटेल होंगी तो बैंक की तरफ से चेक जो है वो डिसऑनर कर दिया जाता है। रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए। देन डेथ ऑफ द कस्टमर, जो अकाउंट होल्डर था उसकी जो है वो डेथ वाकया हो गई है, इसके बाद इस वजह से भी क्या होता है? बैंक जो है वो चेक को रिफ्यूज कर देता है और डिसऑनर कर देता है। लॉस्ट चेक जो है वो गुम हो चुका था और गुमशुदा चेक का जो है वो अकाउंट होल्डर ने इन्फॉर्म किया बैंक को, तो बैंक को अथॉरिटी होती है कि अब वो उस नंबर वाले चेक को जो है वो रिफ्यूज कर दे अदायगी से, क्योंकि वो क्या हो चुका है? गुम हो चुका है या फिर चोरी हो चुका है। ठीक है, तो ये कंडीशंस थी हमारे पास कुछ डिसऑनर की। मजीद देखते हैं आगे, कैश ऑफ ज्वाइंट अकाउंट। अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो ज्वाइंट अकाउंट के लिए जितने पर्संस का अकाउंट ज्वाइंट में ओपन है उन सबका साइन होना जरूरी है। अगर आप चेक को रिप्रेजेंट करते हैं ज्वाइंट अकाउंट के लिए और पेमेंट करने के लिए जो है वो डिमांड करते हैं बैंक से, तो बैंक उस वक्त तक डिमांड नहीं करेगा जब तक सारे अकाउंट होल्डर का साइन नहीं होगा। इन दिस केस ऑफ ज्वाइंट अकाउंट, इफ द बैंक हैज बीन एडवाइज्ड टू डिमांड 2 signatures, while the check has only 1 signature, the bank can
डिसऑनर सच अ चेक। जरूरी है कि ज्वाइंट अकाउंट के लिए दोनों पर्संस का साइन होना, अगर एक का साइन है तो चेक डिसऑनर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्रॉस चेक है। अगर कोई शख्स जाकर बैंक से डिमांड करता है कि क्रॉस चेक को कैश में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्रॉस चेक फिर बैंक की तरफ से डिसऑनर कर दिया जाता है। जरूरी है कि जो पर्सन जाकर बैंक से डिमांड कर रहा है कैश की, वो क्या करे, अकाउंट ओपन करवाए और फिर अकाउंट से अपने जो है वो पैसे निकलवा सकते हैं। क्रॉस चेक की क्वालिटी होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये चेक अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होते हैं। इन्हें आप काउंटर पर कैश में कन्वर्ट होने की डिमांड नहीं कर सकते। जरूरी है आपका जो है वो बैंक में अकाउंट ओपन होना। कोर्ट ऑर्डर का मतलब क्या है? व्हेन द अकाउंट हैज बीन फ्रोजन बाय द गवर्नमेंट और कोर्ट ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड बाय द बैंक फॉर नॉन ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट, द बैंक इज लायबल टू स्टॉप द पेमेंट। बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया जाता है कि इस स्पेसिफिक अकाउंट होल्डर के अकाउंट को फ्रोजन कर दिया जाए और अब जो भी ट्रांजैक्शंस होने जा रही हैं, अमाउंट निकाला जा रहा है या डिपॉजिट किया जा रहा है, वो स्टॉप कर दी जाए। तो अब कोर्ट के ऑर्डर की वजह से भी और स्पेसिफिक नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटीज की वजह से भी क्या होता है, यहाँ पर बैंक आपके चेक को डिसऑनर करार दे देता है और पेमेंट से इनकार कर देता है। द बैंक इज लायबल टू स्टॉप द पेमेंट। और बैंक ये इस काबिल होता है, बैंक को ये हक हासिल होता है कि वो क्या कर दे, स्टॉप कर दे आपकी चेक की पेमेंट को। क्योंकि किस वजह से स्टॉप किया? गवर्नमेंट का ऑर्डर था, कोर्ट का ऑर्डर था, इस वजह से। बैंकरप्ट ऑफ ड्रॉवर, बैंकरप्ट हो जाना मतलब पैसे खत्म हो जाना किसके अकाउंट होल्डर के अकाउंट में। द कोर्ट डिक्लेयर्ड द ड्रॉवर ऑफ द चेक एज बैंकरप्ट इंसॉल्वेंट, द चेक इशू बाय हिम इज डिसऑनर। अगर कोई इंसॉल्वेंट पर्सन जो कि कोर्ट की तरफ से इंसॉल्वेंट करार दे दिया गया है, बैंकरप्ट हो गया है, अब वो अकाउंट होल्डर कोई चेक बनाता है तो ये अथॉरिटी होती है बैंक को कि इंसॉल्वेंट पर्सन्स, इंसॉल्वेंट ड्रॉवर या इंसॉल्वेंट अकाउंट होल्डर जो है, जो कि बैंकरप्ट हो चुका है, उसके बनाए हुए तमाम चेक्स को डिसऑनर कर दिया जाए। नेक्स्ट हमारे पास है फॉरगेट सिग्नेचर, साइन। अगर अकाउंट होल्डर भूल गया है, मिस्टेक्स आ रही है कुछ साइन में, तो भी बैंक को अथॉरिटी होती है कि वो चेक को डिसऑनर कर सकता है। साइन मैच नहीं हो रहा स्पेसिमेन जो साइन है उससे, तो ये भी बैंक की तरफ से डिसऑनर कर दिया जाएगा। गार्निशी ऑर्डर कोर्ट ऑर्डर ही होता है बेसिकली, ये कि कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर दिया बैंक को स्पेसिफिक अकाउंट होल्डर, पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर का अकाउंट जो है वो अकाउंट से पेमेंट जो है वो स्टॉप कर दी जाए। देन फिर हमारे पास इंसैनिटी मतलब अकाउंट होल्डर का सेंसिबल ना होना, सेंसलेस हो जाना, पागल हो जाना, ये कंडीशंस भी जो है वो बैंक की तरफ से, अगर बैंक को इन्फॉर्म होता है ये डॉक्टर की तरफ से कि अकाउंट होल्डर जो है वो मेंटली स्टेबल नहीं है, इस कंडीशन में नहीं है कि वो ठीक से जो है वो ट्रांजेक्शन्स को देख सके या फिर अमाउंट निकलवाने के काबिल नहीं है, तो फिर अब क्या होता है, उसके बनाए गए तमाम चेक्स को बैंक डिसऑनर कर देता है क्योंकि डॉक्टर ने बता दिया कि आपका अकाउंट होल्डर जो है वो मेंटली तौर पर ठीक नहीं है। तो क्लास ये थी कुछ कंडीशंस कि बैंक कब आपके चेक को डिसऑनर कर देता है। आज की इस क्लास में हमने डिस्कस किया क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन, वो तमाम इंस्ट्रूमेंट जो कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में यूज किए जाते हैं क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। इसके साथ ही हमने 3 इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस किया कि 3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे पास, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट्स। आज की इस क्लास में हमारा लेक्चर था चेक के हवाले से कि चेक किसे कहते हैं, डेफिनेशन, कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं चेक में, इसके साथ ही जो है वो कितनी काइंड्स के होते हैं चेक, प्राइमरी काइंड्स क्या होती हैं, सेकेंडरी काइंड्स किसे कहते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया कि कब बैंक जो है वो डिसऑनर कर देता है, रिफ्यूज कर देता है पेमेंट से चेक की अकाउंट होल्डर को। यहाँ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। आज की इस क्लास के बारे में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।